एक्चुअली द एंडोक्राइनोलॉजी का एक और टॉपिक हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस। अभी यूट्रस पे जो ड्रग्स काम करती है, या तो वो यूट्राइन मसल को स्टिमुलेट करती हैं या तो फिर उसे रिलैक्स करती हैं। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं यूट्राइन स्टिमुलेंट्स के बारे में। तो ऐसी ड्रग्स की जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस है वो बढ़ाती है, तो इस ड्रग्स को ऑक्सीटोसिक्स भी कहा जाता है, एक्बॉलिक्स भी कहा जाता है। तो ये भी एक सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, आप याद रख सकते हैं। इसके ऊपर से कई बार आपको शॉर्ट नोट पूछे तो कंफ्यूज मत हो जाएगा कि व्हाट आर ऑक्सीटोसिक्स और व्हाट इज़ एक्बॉलिक्स। तो उसमें जो मेन ड्रग है, उसमें जो पहली ड्रग है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन भी है, जैसे हमें पता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से ये रिलीज़ होने वाला हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के साथ ये रिलीज़ होता है। और इसका जो मेन काम यूट्रस के ऊपर है वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस बढ़ाता है। लेकिन ये जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस बढ़ाता है उसकी एक टिपिकल पैटर्न है, वो एक आपको याद रखना ज़रूरी है। अब थोड़ा डिटेल के अंदर कंटिन्यूस यूट्राइन कंट्रैक्शंस नहीं करता, वो बीच बीच में रिलैक्सेशंस करता है। मीन्स कि एक स्पेस देता है जिसमें यूट्राइन ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, स्पेशली जो फीटस के तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, क्योंकि बीच बीच में यूट्रस रिलैक्स होता है, अगेन कंट्रैक्शंस होता है। तो एक टाइप का आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे जो कंट्रैक्शंस होता है उसके काफ़ी रिलेवेंट ये कंट्रैक्शंस क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 2, ये जो कंट्रैक्शंस करता है वो जो यूट्रस होता है उसका जो अपर पोर्शन है उसका ये कंट्रैक्शंस करता है, फंडस और बॉडी जिसे कहा जाता है। और जो लोअर पोर्शन है उसे वो रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है कि फीटस को बाहर निकलने में हेल्प होती है। तो ऊपर से कंट्रैक्शंस होता है और नीचे से रिलैक्सेशन होता है, तो इजी एक्सपल्जन ऑफ फीटस होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दूसरे हार्मोन्स हैं हमारे, जैसे इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनकी भी इफेक्ट है ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी ऑन यूट्रस के ऊपर। जैसे इस्ट्रोजन है वो इंक्रीज करता है यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी थ्रू ऑक्सीटोसिन, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो डिक्रीज करता है सेंसिटिविटी ऑफ द यूट्रस टू द ऑक्सीटोसिन। तो एक आप चीज़ याद रखें, ये क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेस्टेरॉन है वो कम करता है ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी यूट्रस के ऊपर। तो अगर आपको कंट्रैक्शंस कम करने हैं तो उस टाइप पे प्रोजेस्टेरॉन हेल्प आ सकते हैं। तो इसीलिए कई बार जो प्रीटर्म लेबर्स होते हैं या फिर प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती है, तो थ्रेटन अबॉर्शन जैसे सिचुएशंस होती है जिसमें अर्ली टर्मिनेशन का खतरा रहता है, तो उसमें प्रेगनेंसी को प्रिजर्व करने के लिए पहले से ही प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस के ऊपर पेशेंट्स को रखा जाता है, जिससे प्री मैच्योर यूट्राइन कंट्रैक्शंस अगर हो तो वो बंद हो जाए, प्रिवेंट किया जाए। यूट्रस के अलावा ऑक्सीटोसिन की दूसरी भी एक्शंस हैं। तो हमें जैसे पता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें से जब भी हार्मोन्स हमने पढ़े थे तो उसमें एक हार्मोन था प्रोलैक्टिन, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों की मिल्क के ऊपर जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जब भी बच्चा सकलिंग करता है, जब भी निपल को सक करता है मदर की बर्थ होने के बाद, तो एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। उसमें क्या होता है कि प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जो क्या करता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उसका जो एपिथेलियम होता है उसके अंदर से मिल्क को सिक्रीट करता है। तो प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क को सिक्रीट करना, जबकि ऑक्सीटोसिन क्या है कि ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं उसे कंट्रैक्शंस करता है, और वो कंट्रैक्शंस होने से मिल्क बाहर निकलता है। तो जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स मीन्स के मिल्क जो बाहर निकलता है, जो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे भी रोल है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर रोल है। ऑक्सीटोसिन हायर डोज में लिया जाए तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी उसके एक्शंस हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ब्लड प्रेशर फॉल करवाता है और रिफ्लेक्सली उससे टैकीकार्डिया होता है। एडीएच जेसी भी उसकी एक्शन है हायर डोज के ऊपर। एंटी डायूरेसिस मीन्स कि डायूरेसिस नहीं होता है, पानी रिटेन होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन होता है। तो अगर ऑलरेडी हार्ट के ऊपर लोड ज़्यादा है तो उसको ये कंडीशन को ये वर्सन कर सकती है। तो ये चीज़ को ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर यूजिंग द ऑक्सीटोसिन। अब कब यूज़ होता है ऑक्सीटोसिन? तो ऑब्वियसली इंडक्शन ऑफ लेबर, जिस पेशेंट्स में जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस इंड्यूस नहीं हो रहे हों, टर्म के ऊपर पहुंच गए हैं फिर भी यूट्राइन कंट्रैक्शंस
इंड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में कंट्रैक्शंस इंड्यूस करने के लिए आईवी इन्फ्यूजन से धीरे धीरे स्लो ड्रिप, ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्लो देना, स्लो वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। स्लो आईवी इन्फ्यूजन से ये दिया जाता है मेजर डोज में, जिससे धीरे 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 प्रेगनेंसी जैसे कंट्रैक्शंस इंड्यूस किए जाए। और जैसे हमने बात की कि बीच बीच में रिलैक्सेशंस होता है, तो फीटल ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। दूसरे है पोस्ट मेच्योरिटी एंड यूट्राइन इनर्शिया। जैसे हमने बात की कि मेच्योरिटी डेट चली जाती है, आई गेस 37 वीक्स होते हैं, उसके बाद अगर मेच्योरिटी डेट चली जाती है और पेशेंट को यूट्राइन कंट्रैक्शन इंड्यूस करना है, या कई बार ऐसा होता है कि यूट्राइन इनर्शिया हो जाता है, मीन्स कि अब यूट्रस ज़्यादा कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, एक स्टेट में ऐसे चला जाता है कि अब यूट्रस की कंट्रैक्शन करने की खुद की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम से बाहर से सपोर्ट के तौर पे ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण यूज़ है ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, जिसे पोस्ट पार्टम हेमरेज भी कहा जाता है। बच्चा जब बाहर आ जाता है तब जो यूट्राइन मसल है फिर से खुद से कंट्रैक्शंस होने चाहिए, खुद से यूट्राइन इन्वॉल्यूशन होना चाहिए, और जिससे ब्लड फ्लो बंद होना चाहिए। लेकिन कई बार कई पेशेंट्स में वो ब्लड फ्लो बंद नहीं होता है, कंट्रैक्शंस नहीं होता है यूट्रस का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून बह जाता है, जिसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, मदर की जान भी जा सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, या फिर ट्रीटमेंट के लिए अब हमें ऐसी ड्रग्स चाहिए कि जो यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्शंस करे और जिससे ब्लड लॉस कम हो सके, तो उसमें भी ऑक्सीटोसिन यूज़ की जाती है। ऑक्सीटोसिन के अलावा अर्गट डेरिवेटिव्स जो हैं, जैसे मिथाइल एर्गोमेट्रिन है या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, मिसोप्रोस्टोल है, ये भी अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कोई आपको पीपीएच के अंदर पूछे तो आप ऑक्सीटोसिन लिखिएगा। और एक ऑक्सीटोसिन का यूज़ ज़्यादातर अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं या फिर कई बुक में लिखा होता है, रूटीनली नहीं, ये होता है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। कई बार हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस से जो ब्लड फ्लो बेबी के अंदर जा रहा है वो कितना इफेक्टिवली जा रहा है, उसकी पैटर्नसी कितनी है, वो देखने के लिए, यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन की एडिक्वेसी देखने के लिए ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में दिया जाता है। एक कैलकुलेटिव डोज दिया जाता है, और वो डोज देने के बाद जो बच्चे के हार्ट रेट के ऊपर नज़र रखी जाती है, और जिससे पता चल जाता है कि यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन के ऊपर इसकी क्या इफ़ेक्ट आती है। तो रूटीनली ये परफॉर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी बुक्स में दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। अब ऑक्सीटोसिन से कौन सी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है? अगर हायर डोज दिया था, ज़्यादा डोज दिया जाए तो ऑब्वियसली उससे कंट्रैक्शंस यूट्रस के बढ़ जाएंगे। कई बार उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि यूट्राइन मसल रप्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए हमने स्लो वर्ड का यूज़ किया था कि स्लो देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर प्रीवियस LSCS किया हुआ है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन किया गया है, प्रीवियस यूट्रस के ऊपर कट है, तो वो वीकन पार्ट है मसल का, तो वहाँ से रप्चर होने का खतरा बढ़ सकता है। हायर डोज पे जैसे हमने बात की वाटर इंटॉक्सिकेशंस हो सकता है, ऑलरेडी हार्ट के ऊपर लोड है तो वो सिचुएशंस को वर्सन कर सकती है। ऑलरेडी देखिए कि आप ऊपर से कंट्रैक्शंस बढ़ा रहे हैं यूट्रस का, नीचे अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्टिव सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए कि पेल्विस कंट्रैक्टेड है, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, माल प्रेजेंटेशन है बच्चे का, ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ LSCS किया हुआ है, या फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक है, तो उस टाइप की सिचुएशंस में ऊपर से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें नहीं यूज़ करना चाहिए ऑक्सीटोसिन या फिर कोई भी यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग। ऑक्सीटोसिन पढ़ने के बाद हम लोग दूसरी डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, वो है अर्गट की डेरिवेटिव्स। अर्गट की काफ़ी सारी डेरिवेटिव्स हैं, हमने जब माइग्रेन डिस्कशंस किया था तब उसके अंदर हम लोग पढ़े थे, या तो फिर सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें पढ़े थे हम लोग। एक और डेरिवेटिव है दैट इज़ अर्गोमेट्रिन, जो स्पेसिफिकली यूट्राइन यूज़ के लिए बनाई गई है। अर्गोमेट्रिन जो क्लेविसेप्स परप्यूरा में से डिराइव्ड होती है और एक ऑक्सीटोसिक या फिर यूट्राइन कंस्ट्रक्टिंग एजेंट है। यूट्रस की ये कंट्रैक्शंस करती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन से ये कंट्रैक्शंस अलग है, इसमें कंसिस्टेंट कंट्रैक्शंस होता है। ऑक्सीटोसिन में बीच में रिलैक्सेशंस होता था जिसमें एक सर्कुलेशन की स्पेस मिल जाती थी, यहाँ पे वो ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूस कंट्रैक्शंस होते हैं और पूरे सेगमेंट का कंट्रैक्शंस होता है। अपर स्पाई सेगमेंट का भी कंट्रैक्शंस होता है, लोअर सेगमेंट का भी कंट्रैक्शंस होता है। तो ये बहुत पावरफुल कंट्रैक्टिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको जो लेबर इंड्यूस करने के लिए तो नहीं ही यूज़ करते हैं, इवन पीपीएच के अंदर भी नेक्स्ट रिसोर्ट के तौर पर, अगर ऑक्सीटोसिन से भी नहीं आता है कंडीशंस कंट्रोल में, तभी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग
मसल कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट है। इवन कुछ अर्गेट डेरिवेटिव से बाजू कंस्ट्रिक्शंस भी ट्रेमेंडस होता है। तो अगेन जो हाई ब्लड प्रेशर होता है और कार्डियोवैस्कुलर सिचुएशन वर्जन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका एकमात्र यूज़ है कंट्रोल ऑफ पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर। तो अर्गोमेट्रिन में से मिथाइलेटेड डेरिवेटिव बनाई गई है, जिसमें कंपैरेटिवली जो वाजो कंस्ट्रिक्टिंग प्रॉपर्टी थी वो कम हो गई है और पोटेंसी स्पेशली यूट्राइन मसल के ऊपर बढ़ गई है। कब दिया जाता है? जब भी बच्चे का एंटीरियर शोल्डर का डिलीवरी होता है उसके बाद एडमिनिस्टर किया जाता है टू प्रिवेंट द पीपीएच। कई बार ऑक्सीटोसिन से ऊपर प्रीफर किया जाता है, लेकिन अगर आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आप ऑक्सीटोसिन ही लिखिएगा। जैसे हमने बात की कि हाइपरटेंसिव हो सिचुएशंस या फिर सेप्सिस जैसे सिचुएशंस हो तो ये कंट्राइंडिकेट करना है हमें। पीपीएच के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे हमने बात की कि ऑक्सीटोसिन एक ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर निकली है। 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी देते हैं प्रिवेंशंस के लिए। 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी आईएम भी दे सकते हैं। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट दोनों के लिए इफेक्टिव है। कि एक दूसरी भी ड्रग उसके ऊपर से बनाई गई है जिसे कार्बेटोसिन कहते हैं। ये लॉन्गर एक्टिंग ऑक्सीटोसिन है और सिंगल आईवी बोलस डोज में दिया जाता है 100 माइक्रोग्राम के। तो एक नई ड्रग है, कई बार आपको एमसीक्यू के अंदर ये पूछ सकते हैं, कार्बेटोसिन। जैसे हमने बात की और भी ड्रग्स हैं जिसमें मिथाइल अर्गोमेट्रिन और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिज़ोप्रोस्टोल का भी यहाँ पे समावेश होता है। जैसे हमने बात की थी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, कई बार प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब हम लोग पढ़े थे तब हमने बात की थी कि जो सर्वाइकल डायलेटेशंस करते हैं, ठीक है, और यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो है वो इंड्यूस करने का काम करते हैं। तो मिज़ोप्रोस्टोल इस प्रकार से यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी करते हैं। तो अगर उस तौर से भी पीपीएच को कंट्रोल करना है तो यूट्राइन कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट के तौर पे मिज़ोप्रोस्टोल का भी ओरली प्रिवेंटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सबलिंगुअली भी यूज़ किया जाता है कई बार ट्रीटमेंट के अंदर। एक और ड्रग है जिसका नाम है ट्रानेक्सामिक एसिड। ये आपने सुना होगा, हमने अभी ब्लड कवर नहीं किया है, हम उसमें पढ़ेंगे। ये एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट है, मीन्स की काइंड ऑफ ये क्लॉटिंग करवाता है। तो जिससे कई बार ब्लड लॉस वाली सिचुएशंस होती हैं, लोकल स्पेशली ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपको लोकल प्लगिंग जैसी इफेक्ट क्रिएट करनी हो तो हेल्प करता है। तो अगेन यहाँ पे भी ब्लड लॉस होता है तो उसमें भी यह काम करता है। डेंटल एक्सट्रैक्शंस जब करते हैं तो ब्लीडिंग अगर कंट्रोल में नहीं आता है अपने आप से तो भी ट्रानेक्सामिक एसिड दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है इन द पीपीएच। चलिए, अब यूट्राइन कंस्ट्रिक्टिंग एजेंट पढ़ने के बाद यूट्राइन रिलैक्सेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं कि जो यूट्राइन मसल्स के जो कंट्रैक्शंस है वो कम करती है, जिसे टोकोलिटिक्स भी कहा जाता है। कई बार ये चीज़ पूछते हैं एग्जाम में शॉर्ट नोट के फॉर्म में और बच्चों को पता नहीं होता है कि व्हाट आर टोकोलिटिक्स, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखें। कब यूट्राइन रिलैक्सेंट्स को यूज़ करना है? जैसे हमने यूट्राइन कंस्ट्रिक्टर्स का यूज़ देखा कि प्रेगनेंसी को आप इंड्यूस करना है तब, या फिर लेबर को इंड्यूस करना है सॉरी तब। इनका यूज़ कब होता है? इनका यूज़ करना तब होता है जब आपको लेबर डीले करना हो, ठीक है। तो कब आपको डीले करना चाहिए? दैट इज़ इन प्रीमेच्योर लेबर्स। तो प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस आ गए हैं तब इसका यूज़ होता है। तो 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से अगर ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है कि 20 से 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अगर अर्ली कंट्रैक्शंस लेबर स्टार्ट हो गया तो उसे प्री मैच्योर लेबर कहा जाता है। अभी उस सिचुएशंस क्या होती है, अगर अर्लियर पार्ट के अंदर कंट्रैक्शंस होता है या फिर लेबर स्टार्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली बच्चे का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, तो उस टाइप पे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो जाती हैं बच्चे का सर्वाइव करना। तो वहाँ पे हमें बहुत इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। अब मान लीजिए कोई फीमेल है और बहुत रिमोट एरिया या फिर पेरिफेरी में रह रही है, तो वहाँ से उसको हायर सेंटर्स में लाने के लिए क्या करेंगे? अदरवाइज़ वहाँ पे लेबर स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे ऐसी ड्रग्स का हम लोग सहारा ले सकते हैं कि वो इसको एटलीस्ट वो सपोर्ट प्रोवाइड करें कि जब तक वो प्रेग्नेंट फीमेल पेरिफेरल एरियाज़ में से हायर सेंटर तक पहुँचती है तब तक एक ड्रग्स देते हैं कि जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस कम करती है, यूट्राइन रिलैक्सेशंस करती है, और जिससे हमें टाइम मिल सके वो पेशेंट्स को हायर सेंटर तक पहुंचने में। अब हायर सेंटर्स पर पहुंच गए तब हमारे पास सब रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे हम लोग फिर जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस दे सकते हैं फीटल लंग मैच्योरेशंस के लिए, और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं। इंटेंसिविस्ट होते हैं जो नियोनेट बच्चा जो प्रीटर्म है फिर उसको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रख के उसे सर्वाइव करवा लेता है। लेकिन अगर पेरिफेरल प्लेस पे अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वी कैन लूज़ अ बेबी। तो इसीलिए ये जो यूट्राइन रिलैक्सेशन है अच्छे से हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 2, थ्रेटन अबॉर्शंस।
कई बार अर्लियर प्रेगनेंसीज के अंदर, इवन इससे भी ज़्यादा अर्लियर स्टेज के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग शुरू होने लगता है, ठीक है। तो उस केस में भी हम लोग यूट्राइन रिलैक्सेंट्स का यूज़ करते हैं, कंट्रैक्शंस कम करने का ट्राई करते हैं। स्पेशली जब मान लीजिए कोई प्रेशियस प्रेगनेंसी हो, बहुत टाइम से प्रेगनेंसी नहीं रही हो और उसको प्रेगनेंसी रही हो और ऐसे एबनॉर्मल यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू हो जाए, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो ऐसे थ्रेटन अबॉर्शन वाले केसेस में यूट्राइन रिलैक्सेंट्स के तौर पे हम लोग ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जो बहुत फेमस ड्रग्स हैं वो है बीटा एगोनिस्ट, नॉट द बीटा ब्लॉकर। ऑलवेज बच्चे कई बार मिस्टेक्स करते हैं, इट इज़ बीटा एगोनिस्ट एंड नॉट द बीटा ब्लॉकर। तो जो बीटा ब्लॉकर आप लॉल वाले जो पढ़े हैं, मेटाप्रोलोल, एटेनोलोल, वो नहीं है, बीटा एगोनिस्ट हैं, स्पेशली यूट्रस के ऊपर काम करने वाले। जब जैसे आपको पता है कि बीटा 2 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो यूट्राइन मसल्स के ऊपर होते हैं, और जब भी हम लोग उसको स्टिमुलेशन करते हैं तो वो रिलैक्स करते हैं। ब्रोंकस के ऊपर भी होते हैं, जब भी स्टिमुलेट करते हैं तो रिलैक्स करते हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो स्मूथ मसल्स हैं उसको रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स हैं, रिटोड्रिन बहुत फेमस ड्रग है, आइसोक्सुप्रीन एंड टर्ब्यूटालिन हमने ब्रोंकल मसल डायलेटर और ब्रोंकियल रिलैक्सेंट्स के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट्स में। तो आइसोक्सुप्रीन का यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे हमने कहा था, यूट्राइन कंट्रैक्शंस कम करने के लिए। सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है। बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट मीन्स की सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जैसी इफेक्ट क्रिएट करना, ऐसा हो गया। अपार्ट फ्रॉम बीटा 1, तो जो भी मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्रिएट होती हैं, सिंपैथेटिक इफेक्ट्स क्रिएट होती है, वो इससे क्रिएट होती है। तो कई बार इससे टकीकार्डिया भी हो सकता है, पल्पिटेशन, ट्रेमर्स, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स मसल के अंदर होते हैं। मसल के अंदर जो ब्लड सप्लाई जाता है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, वहाँ पे डायलेशन होता है और जिससे जो मसल का सप्लाई बढ़ता है और जिससे ट्रेमर आता है। कई बार आप देखते हैं, जो हमने ENS पढ़े थे वहाँ पे कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से डिस्कशंस किया था। कई बार हमको गुस्सा आ जाता है, या फिर किसी आप आदमी को देखते हैं जिसे बहुत गुस्सा हो गया, तो गुस्से में वो कांपने लगता है, उसे ट्रेमर आने लगता है। रीज़न ही यही है, बीटा 2 स्टिमुलेशन हुआ है और वो बीटा 2 रिसेप्टर्स उसके मसल के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर है, जो डायलेट होती हैं और जिससे ट्रेमर होता है। लीवर के ऊपर ग्लूकोनियोजिनोसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके किसी भी प्रकार से ग्लूकोज प्रोडक्शन से इससे बढ़ता है। हाइपरग्लाइसीमिया होता है बीटा 2 स्टिमुलेशन से, और जो पोटेशियम है सर्कुलेशन में से सेल के अंदर चला जाता है, जिससे हाइपोकैलेमिया जैसी सिचुएशन भी होती है। अगर हायर डोज पे दिया जाए तो पल्मोनरी ईडिमा हो सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो किसी भी मदर जिसमें ऑलरेडी कोई हार्ट डिसीज़ है तो उसका जो ECC पोटेशियम लेवल के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। इवन ईडिमा, हार्ट के ऊपर कोई लोड आएगा उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि इट कैन प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया, तो इसमें आपको कंट्राइंडिकेट करना है। फिर आइसोक्सुप्रीन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और ड्रग जो बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे निकलती है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम बहुत ही यूटिलिटी वाली मेडिकेशंस हैं। जो यहाँ पे यूटिलाइजेशंस हैं वो कन्वर्जेंस को कंट्रोल करते हैं एक्लेम्शिया वाले पेशेंट्स में। जो प्रेगनेंसी में एक्लेम्शिया जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें कन्वर्जेंस को कंट्रोल करने के लिए होता है, साथ में इसके पास यूट्राइन रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी होती है, तो इसके पास टोकोलाइटिक एक्टिविटी भी है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट के एक ऐसी ड्रग है जो अलग अलग रूट से अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करती है। ये कई बार MCQ में या फिर वाइवा में क्लासिकल क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं। अगर मैग्नीशियम सल्फेट को आप टॉपिकली दे जाए तो ये हाइग्रोस्कोपिक एजेंट के तौर पे काम करती है। मीन्स की जो ईडिमा है, स्वेलिंग है, वो कम करती है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ईडिमा स्वेलिंग कम करने के लिए टॉपिकली यूज़ किया जाता है। अगर आप ओरली यूज़ करें मैग्नीशियम के सॉल्ट को तो उससे वो एज ए लेग्जेटिव काम करती है, तो कॉन्स्टिपेशन में ये हेल्प करती है, डायरिया करवाती है। और जैसे हमने बात की कि सिस्टमिकली यूज़ की जाए या फिर पेरेंटली यूज़ की जाए, तो एज एन एक्लेम्शिया में यूज़ होती है, एज अ यूट्राइन रिलैक्सेंट वो यूज़ की जाती है। तो एक ड्रग अलग अलग रूट से अलग अलग एक्शंस क्रिएट करती है। क्लासिकल एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट। बीटा 2 के ऊपर प्रिफर किया जाता है क्योंकि जो बीटा 2 के कॉम्प्लिकेशंस या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे वो यहाँ पे अवॉइड किए जा सकते हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है। तो इस सब चीज़ों में भी बहुत हेल्प करता है, इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो जाती है ऑब्स में तो मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। अगेन MCQ में कई बार पूछते हैं कि मैक्सल्फ की टॉक्सिसिटी हमें कैसे पता चलती है, तो लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स, जो पटेला होता है हमारा नी के ऊपर,
वो जो पटेलर रिफ्लेक्स होता है वो लॉस होता है, दैट इज़ अर्लियर साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। लेकिन उसके ऊपर भी अगर ध्यान आपने नहीं रखा तो धीरे धीरे पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस और कार्डियक एरिथमिया और अरेस्ट में जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको 100% इसके ऊपर पूछेंगे। दूसरी भी ड्रग्स हैं जिसमें यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी है और वो कई बार यूज़ होती है। निफेडिपिन हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली प्रेगनेंसी में, अगर हाइपरटेंशन हो या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं। इसकी यूट्राइन रिलैक्सेंट एक्टिविटी भी है। ऑक्सीटोसिन की जब हमने बात की थी कि ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शंस करवाता है उसके रिसेप्टर्स के ऊपर काम करके, तो ऑक्सीटोसिन के एंटागोनिस्ट भी बनाए गए हैं और जिसका नाम है एटोसिबान। एमसीक्यू में कई बार पूछते हैं व्हाट इज़ एटोसिबान। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसी तो ड्रग सुनी ही नहीं है क्योंकि बहुत यूनिक और पिक्यूलियर ड्रग है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो प्रीमेच्योर लेबर को डिले करने के लिए यूज़ होती है। और भी कुछ ड्रग्स हैं, एजेंट्स हैं जिसमें मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी है, वो है अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, यस अल्कोहल आपने सही सुना, उसके अंदर रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एनसेड्स बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन कंट्रैक्शंस करवाते हैं, तो अगर उनको ब्लॉक कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ एनसेड्स तो वो भी यूट्राइन कंट्रैक्शंस को सप्रेस करते हैं। और इवन प्रोजेस्ट्रॉन, जैसे हमने बात की थी कि बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कई बार कहते हैं कि ठंडक के इंजेक्शंस देते हैं लेमन टर्मिनोलॉजी में, वो प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस होते हैं। तो वो प्रोजेस्ट्रॉन भी यूट्राइन कंट्रैक्शंस को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर एनेस्थेटिक्स की बात की जाए, ऑलरेडी हमने एनेस्थेटिक्स नहीं कवर किया है, हम ट्राई करेंगे। उसमें हेलोथेन है। हेलोथेन एक जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो एज अ टोकोलाइटिक एजेंट भी काम करता है, तो मसल रिलैक्सेशंस करने में हेल्प करता है। जिससे प्रोसीजर्स करनी हो यूट्रस के ऊपर कुछ, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल वर्जन करना हो बेबी का, ऐसी प्रोसीजर आप ऑप्स में देखेंगे, उसमें एज एन एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस के तौर पे हेलोथेन यूज़ होता है। ये भी कई बार एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं कि एक्सटर्नल इंटरनल वर्जन के अंदर विच एनेस्थेटिक एजेंट इज़ यूज, तो वो है हेलोथेन। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, वो भी एक यूज़ होता है प्रोफाइलेक्टिक प्रीटर्म लेबर को कम करने के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव है तो टेराटोजेनिक पोटेंशियल्स हैं, उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एटोसिबान बहुत अच्छे बैलेंस को प्रोवाइड करते हैं, तो ये अच्छी ड्रग्स मानी जाती हैं और जिससे सक्सेसफुली डिले कर सकते हैं हम लोग डिलीवरी, और मदर और बेबी को कम रिस्क हो सकता है। तो होपफुली ये जो पूरा टॉपिक था हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूट्रस, उसके ऊपर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, हमने डिस्कशंस किए हैं। अगर कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस या डिफ़िकल्टीज़ हैं तो हमें कमेंट में लिखें। हमारे लेक्चर्स कैसे हैं उसका रिव्यू भी हमें दीजिए। और ये एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़ हम लोग यहाँ पे अब ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग अब जाएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर।